कुछ सवालों के जवाब जो मेरे किसी भाई ने पूछे थे। मेरी ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को सुना रहा हूँ या किसी को समझा रहा हूँ। किसी ने ये सवाल पूछे थे जो मैं उनके जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आज की तारीख में ये सारे सवाल सभी संपत्ति मालिकों, एसेट ओनर्स की जुबान पे हैं। जिसने इन सवालों को पूछा है, मैंने उसे ये कहना चाहता हूँ कि इस नाजुक घड़ी में किसी को हौसला नहीं दे सकता तो कृपया किसी का दिल भी मत तोड़िए। आपके एक वीडियो से बहुत से लोगों की जान जाते जाते बची है जो दिल के मरीज है। अगर किसी को कुछ भी होता है तो आप जिम्मेदार होंगे, ना कि व्यूना। मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुने और ध्यान से सभी जवाबों को पढ़े, आपके सारे संदेह क्लियर हो जाएंगे। सवाल नंबर 1 और 2, आरिफ सर और डिम्पल मैम की जमानत खारिज। उत्तर, आरिफ सर और डिम्पल मैम की जमानत खारिज होना इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो दोषी साबित हो गए हैं। जमानत एक अंतरिम राहत होती है जो कोर्ट अपने विवेक से अनुदान या अस्वीकार करता है। ये मामले की योग्यता या अंतिम सच्चाई का निर्णय नहीं होता। भारत की न्यायिक प्रक्रिया में कई बार जमानत खारिज होने के बाद भी आरोपियों को अगली सुनवाई में राहत मिलती है और कई मामलों में अंतिम निर्णय में उनका पक्ष आता है। व्युनाव के हितधारकों को ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक अस्थायी कानूनी चरण है, ना कि बात। सच हमेशा दस्तावेज, सबूत और कानूनी सबूत सामने आते हैं और व्युनाव अपना सच पूरे आत्मविश्वास के साथ कोर्ट के सामने रख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत इसलिए खारिज कर दी क्योंकि उनके मेडिकल दावे के साथ विश्वसनीय मेडिकल दस्तावेज या डॉक्टरों की सिफारिशें नहीं थीं। डिम्पल मैम की जमानत खारिज होने का कारण ये था कि कोर्ट ने जांच के दौर में उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया प्रीमा फेसी मजबूत सबूत देखा, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, इसलिए जांच में हस्तक्षेप नहीं किया गया। सवाल नंबर 3, हाई कोर्ट ने न्याय निर्णयन प्राधिकारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जाने की छूट दी, वे नहीं गए। उत्तर, जमानत का राहत निर्णायक प्राधिकारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं दे सकते। निर्णायक प्राधिकारी से राहत मिलना मुश्किल था। नेगेटिव ऑर्डर भविष्य की अपील को कमजोर कर देता है, इसलिए रणनीतिक रूप से वो सीधे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुनते हैं। सवाल नंबर 4, व्युनाव मार्केटिंग सर्विसेज के खिलाफ आयकर भरा आपराधिक मामला। उत्तर, नहीं, प्रतिष्ठित स्रोतों से इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आयकर विभाग ने व्युनाव मार्केटिंग सर्विसेज के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किया है। रिपोर्ट की गई सभी कानूनी कार्रवाइयां पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही हैं, आईटी विभाग द्वारा नहीं। सवाल नंबर 5, नोएडा पुलिस का कहना है कि यह धोखाधड़ी स्कैम है। उत्तर, नोएडा पुलिस ने धोखाधड़ी इसलिए की क्योंकि जांच में ये निकाला कि व्युनाव ने निवेशकों को गुमराह करने वाले वादे दिए, उनके पास वास्तविक राजस्व स्रोत नहीं थे, पैसा गलत जगह डाइवर्ट हुआ और पूरा मॉडल पोंजी स्टाइल स्कीम जैसा था। लेकिन अब ईडी भी मान रही है कि व्युनाव के पास एसेट्स और इन्वेंटरी है। सवाल नंबर 6, सिस्टर कंपनी व्युनाव इंफ्राटेक के सभी शेयर और राहुल भार्गव की संपत्ति अटैच। उत्तर, कोर्ट ने जवाब मांगा था और ईडी से कुछ तो दिखाना था, इसीलिए ईडी ने रेड की थी और 10 महीने बाद ईडी को पता चला कि व्युनाव इंफ्राटेक भी कोई कंपनी है। अधिकारियों ने व्युनाव इंफ्राटेक के शेयर और राहुल भार्गव की संपत्ति अटैचमेंट की है, लेकिन अटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि धोखाधड़ी या घोटाला साबित हो गया है। अटैचमेंट सिर्फ एक प्रोविजन एक्शन होता है जो जांच के दौरान संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, ताकि अगर बाद में जरूरत हो तो उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। व्युनाव के पास अपना स्पष्ट रुख है। हमारा मॉडल पारदर्शी है और हमारा आत्मविश्वास है जैसे जैसे मामले के तथ्य और दस्तावेज सामने आएंगे, ये संलग्नक भी कानूनी रूप से जारी हो जाएंगे। सवाल नंबर 7, सभी डायरेक्टर कहते हैं कि यह मनी रोटेशन है। उत्तर, निदेशक बोलते हैं कि जो पैसा आपके पास प्रसारित होता है वह मुख्य रूप से अंतरकंपनी लेनदेन, इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस और कार्यशील पूंजी निपटान, वर्किंग कैपिटल सेटलमेंट है।
मतलब एक इकाई दूसरी को पैसा देती है, फिर वही पैसा वापस या किसी और ग्रुप कंपनी को जाता है। इससे बाहरी नया पैसा जेनरेट नहीं होता, बस अंदर ही अंदर रोटेशन लगता है। ये उनका बचाव है कि कोई घोटाला नहीं था, बस अकाउंटिंग और फंड मैनेजमेंट का तरीका था। अगर ये सिर्फ रोटेशन था, तो एजेंसियां सवाल करती हैं कि फिर इतना बड़ा टर्नओवर किराया खर्च क्यों दिखाया गया। अगर वास्तविक डेटा केंद्र, संपत्तियां और अनुबंध मौजूद हैं, जैसा कि अब ईडी ने भिवंडी डेटा सेंटर जब्त करने की बात स्वीकार की है, तो फिर ये साबित होता है कि सब कुछ हवा में नहीं था। लेकिन अगर कोई स्वतंत्र राजस्व स्रोत है या वास्तविक ग्राहक बिलिंग साबित नहीं होती है, तो पहले अधिकारी इसे लेयरिंग, राउंड ट्रिपिंग या मनी रोटेशन भी बोलेंगे। व्युनाव के पास कुछ वास्तविक संपत्ति, डेटा सेंटर, इंफ्रा हैं, आप अब आधिकारिक तौर पर सामने आ रहे हैं। साथ ही कुछ फंड फ्लो शायद कॉम्प्लेक्स तरीके से इधर उधर हो गए, जो रोटेशन लग रहे हैं। सवाल नंबर 8, कोई भी कंपनी काम पर नहीं है और वेतन यहां तक कि बिजली बिल भी नहीं दिया गया। उत्तर, इसका जवाब शायद आपको भी पता है कि व्युनाव वर्किंग मोड में नहीं है। और रही बिजली बिल की बात, तो मोटा गाजियाबाद के बिल की कॉपी है, वो देख लीजिए। सुखी सर के बाद जिन लोगों ने व्युनाव को संभालना था, वही लोग सबसे पहले पीछे हट गए हैं। सवाल नंबर 9, बोर्ड, कर्मचारी और सेल्स टीम से कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा है। उत्तर, ईडी और नियामकों की जांच चल रही है। ऐसे मामलों में निदेशक और बोर्ड के लोग सार्वजनिक रूप से बयान देने से बचने लगते हैं, क्योंकि उनका हर शब्द कोर्ट में उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। वकील सलाह देते हैं कि सार्वजनिक बचाव की तुलना में चुप्पी अधिक सुरक्षित है। अगर परिचालन बंद है, वेतन और बिल अवैतनिक हैं, कर्मचारियों और बिक्री टीम के पास सामने आने का कोई सकारात्मक बिंदु नहीं बचता। वो भी नकारात्मक प्रचार या अवैतनिक बकाया के चक्कर में अपना नाम जोड़ना नहीं चाहता। जब कंपनी का काम रुक जाता है और कर्मचारियों को भुगतान नहीं मिलता है, तो स्वाभाविक रूप से कर्मचारियों को अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। सेल्स टीम तो विशेष रूप से दूसरी जगह चली जाती है, क्योंकि उनकी आय लक्ष्य आधारित होती है। बोर्ड के सदस्यों को लगता है कि उनसे ईडी प्राधिकरणों के सवाल पूछे जाएंगे। कर्मचारियों को लगता है उनका नाम जांच में घसीटा जा सकता है। इसलिए लोग सार्वजनिक उपस्थिति से बचें। सवाल नंबर 10, लिखित में एक भी खबर नहीं कि यह केस कैसे रद्द किया जाए, केवल फर्जी खबरें सकारात्मक हैं। उत्तर, अदालती मामलों का स्टेटस हमेशा आधिकारिक अदालती आदेश और कानूनी पोर्टल पर अपडेट होता रहता है, न कि हर बार अखबार की सुर्खियां बनती हैं। मीडिया अपने एंगल से सिर्फ सिलेक्टिव चीजें दिखाता है, कभी नेगेटिव को हाईलाइट करता है, कभी पॉजिटिव को इग्नोर करता है। व्युनाव के मामले में भी जो सकारात्मक विकास हुआ है, उनकी प्रामाणिक प्रतिलिपि अदालत के रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन उन्हें हर समाचार पोर्टल ने प्रकाशित नहीं किया है। फेक न्यूज का असली मतलब ये है कि लोग अपनी सुविधा के मुताबिक हिसाब से बात कर रहे हैं, जबकि सच सिर्फ वही है जो कोर्ट के लिखित आदेश में है। व्युनाव को अपने हितधारकों और समर्थकों पर भरोसा है कि वो अफवाहों के दस्तावेज और आधिकारिक आदेशों पर भरोसा करेंगे। सवाल नंबर 11, मैं लोगों को उनके ऋणों में मदद करता हूं कि वे अपने ऋणों पर कुछ समय के लिए कैसे रह सकते हैं। प्रबंधन कर्मचारी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? उत्तर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को उनके ऋण दबाव से अस्थायी राहत दिला रहे हो। उन्हें समझ आता है कि कैसे अपने पुनर्भुगतान को प्रबंधित करना है और थोड़ा समय ले सकते हैं। ये एक सामाजिक रूप से मूल्यवान और मानवीय प्रयास है। प्रबंधन कर्मचारियों का सामने न आना एक अलग मुद्दा है, लेकिन आपका फोकस लोगों की मदद पर है, जो बहुत प्रेरणादायक है। सवाल नंबर 12, ईडी नियमित रूप से धारा 70 पर अपने आदेशों पर काम कर रही है,
धारा 70 लागू की गई है। यह ईडी के लिए बड़ी वसूली है। उत्तर, जब कोई कंपनी जैसा कि व्यूनाव या कोई और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शामिल होती है तो सिर्फ कंपनी को ही दोषी नहीं माना जाता। क्या अनुभाग के अंतर्गत कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव और वो लोग हैं जो कंपनी के मामलों के लिए प्रभारी और जिम्मेदार हैं, उन्हें भी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाता है। मतलब, अगर कंपनी ने पैसा घुमाया, गलत इस्तेमाल किया या लॉन्डर किया तो मैनेजमेंट के ऊपर भी केस बनेगा। डायरेक्टर्स बोलकर बच नहीं सकते कि ये तो कंपनी की गलती है, क्योंकि कंपनी के तहत धारा 70 के तहत प्लस जिम्मेदार व्यक्ति दोनों दंडनीय होते हैं। धारा 70 लगाने का मतलब है कंपनी के साथ साथ उसके निदेशक और प्रबंधन भी व्यक्तिगत रूप से दोषी और उत्तरदायी होते हैं। सवाल नंबर 13, सुखी सर इन्वेंट्री और उनके ग्राहकों के बारे में बात नहीं करते हैं। व्यूनाव केवल रद्दीकरण पर काम कर रहा है। उत्तर, सुखी सर का इन्वेंटरी और क्लाइंट्स पर चुप्पी एक जानबूझकर कानूनी रणनीति है। क्वैशिंग पर फोकस का मतलब यह है कि अभी व्यूनाव के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि उनकी एफआईआर ईडी केस खत्म हो जाए, वरना प्रबंधन व्यक्तिगत स्तर पर चरण हो सकता है। सवाल नंबर 14, ईडी ने प्रथम दृष्टया छापेमारी की और वीएनओयू 2023 अधिनियम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। यह नियम ईडी को किसी भी राज्य में प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज करने की स्वतंत्रता देता है। उत्तर, तकनीकी रूप से ईडी एफआईआर दर्ज नहीं करती, वो ईसीआईआर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट बनाती है, जो पीएमएलए धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत एफआईआर के बराबर माना जाता है। पुलिस सीबीआई में एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन ईडी अपना ईसीआईआर बनाकर केस शुरू करती है। प्रथम दृष्टया साक्ष्य पर ही ईडी की कार्रवाई हो सकती है। ईडी अपने क्षेत्राधिकार के बिना किसी भी राज्य में सीधे प्रवेश करके छापा तलाशी समन कर सकती है, बिना स्थानीय पुलिस के एफआईआर के। ईडी को सिर्फ बुनियादी सामग्री या शुरुआती संदेह होता है, जैसे बैंक लेन देन, फंड का रोटेशन, शेल कंपनियां, निवेशकों की शिकायतें। पीएमएलए केंद्रीय कानून है और ईडी एक केंद्रीय एजेंसी है। इसलिए ईडी को अब आजादी है कि वो किसी भी राज्य में जांच और अटैच्ड करे, चाहे वो अपराध स्थानीय हो या कई राज्यों में फैला हो। सवाल नंबर 15, हमारा क्लाउड पार्टिकल एसेट किस रैक में है, इसकी पुष्टि प्रबंधन तक नहीं है। उत्तर, क्लाउड पार्टिकल एक वर्चुअलाइज्ड एसेट मॉडल है जो पारंपरिक भौतिक सर्वर से अलग है। इसका मतलब यह है कि आपकी संपत्ति एक निश्चित रैक या एक ही डेटा सेंटर से बंद नहीं है, बल्कि मल्टीपल रैक और मल्टीपल एज डेटा सेंटर में गतिशील रूप से आवंटन होता है, जहां मांग होती है। इस अप्रोच का फायदा यह है कि ग्राहकों को हर समय निर्बाध सेवा मिले और हार्डवेयर का उपयोग अधिकतम हो। इसलिए प्रबंधन ने अभी तक किसी एक रैक नंबर की पुष्टि नहीं की, क्योंकि क्लाउड पार्टिकल्स वितरित हैं और वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित हैं। व्यूनाव का विजन हमेशा यही रहा है कि हर निवेशक की संपत्ति एक ही रैक तक सीमित नहीं है, बल्कि पैन इंडिया एज नेटवर्क का हिस्सा बनकर स्केलेबल और भविष्य के लिए तैयार है। सवाल नंबर 16, सभी एमएलएम डेटा सेंटर कंपनियां चलती हैं और अपना किराया नहीं देती हैं। उत्तर, हर इंडस्ट्री में कुछ कंपनियां गलत तरीके से काम करती हैं, जिसे पूरे सेक्टर पर उंगली उठाई जाती है। लेकिन व्यूनाव का विजन हमेशा अलग रहा है। व्यूनाव ने जमीनी स्तर पर एज डेटा सेंटर स्थापित करने की पहल की है, जो सरकार के डिजिटल इंडिया और भारतनेट जैसे मिशनों के साथ संरेखित है। किराया और संचालन के मामले में अस्थायी चुनौतियां, टेम्परेरी चैलेंजेस आना स्वाभाविक है जब कोई नई विघटनकारी प्रौद्योगिकी, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इरादा गलत है।
व्युनाव का फोकस दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड निर्माण करना है, न कि अल्पकालिक शॉर्ट टर्म MLM मॉडल चलाना। जहां कुछ लोग सिर्फ पैसा घुमाकर चले जाते हैं, व्युनाव ने संपत्तियां खड़ी की हैं जो अभी भी मौजूद हैं और कल को भारत के डिजिटल भविष्य की रीढ़ बनाएंगे। सवाल नंबर 17, सुप्रीम कोर्ट द्वारा खाते को डिफ्रीज नहीं किया गया, यहां तक कि अन्य चीजों पर भी कोई राहत नहीं। उत्तर, अकाउंट का अभी तक डिफ्रीज न होना एक कानूनी प्रक्रिया का हिसाब है, सजा का संकेत नहीं। सुप्रीम कोर्ट हर कदम पर विस्तार से सुनता है और जब तक एजेंसियां अपना पूरा रिकॉर्ड रख नहीं पाती, तब तक अंतरिम राहत दुर्लभ ही मिलती है। लेकिन यह एक चीज साफ होती है, व्युनाव का मामला अब देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था के सामने है। मतलब अब अटकलें या अफवाह नहीं, सिर्फ सच के आधार पर फैसला होगा। जो लोग सोच रहे हैं कि राहत अभी नहीं मिली तो व्युनाव गलत है, उन्हें याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी का मतलब है कि दोनों पक्षों के सबूत और भी गहनता से चेक हो रहे हैं। व्युनाव अपने इंफ्रा, अपने एसेट्स और अपने विजन के साथ खड़ा है और जब सच सामने आएगा, वही नेगेटिव लोग सबसे पहले चुप हो जाएंगे। जंगल बन गया है डेटा सेंटर, फिर भी हमारी संपत्ति नहीं मिली। उत्तर, डेटा सेंटर को जंगल कहना सिर्फ एक भावनात्मक बयान है, जमीनी हकीकत नहीं। हर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जब संचालन रुक जाता है या रखरखाव में देरी होती है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी स्थिति खराब हो जाती है। इसका मतलब ये है कि संपत्ति मौजूद नहीं है। संपत्ति वहीं पर सुरक्षित हैं, लेकिन जब खाते और संचालन कानूनी पकड़ में हो जाते हैं, रखरखाव और दैनिक संचालन रुक जाते हैं। व्युनाव का प्लान हमेशा लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था और ये एसेट्स सरकारी ऑडिट और एड की कस्टडी में रिकॉर्ड हो चुके हैं। मतलब ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, कहीं गायब नहीं हुआ। आज जंगल लगे या लॉकडाउन लगे, कल जब ऑपरेशन फिर से शुरू होंगे, वही डेटा सेंटर डिजिटल भारत के लिए एक बैकबोन नोड बनेगा। सवाल नंबर 19, ईडी ने सुखी सर को समन भेजा तो वह उनसे मिलने क्यों नहीं जा रहे थे? उत्तर, ईडी ने समन जारी किया है, लेकिन हाजिर न होना कोई गलती नहीं है, क्योंकि यह कानूनी अधिकार है। हर नागरिक को अपना जवाब देने से पहले कानूनी सलाह लेना हक होता है। सुखी सर ने भी वही किया। बिना उचित कानूनी रणनीति के सीधे जाना उनके खुद के लिए और कंपनी के लिए जोखिम होता। समन का मतलब आपराधिक सबूत नहीं होता, ये सिर्फ एक स्पष्टीकरण कॉल होता है। इसलिए सुखी सर ने अपने वकीलों के माध्यम से प्रक्रिया को फॉलो किया, ताकि पारदर्शी और वैध तरीके से ईडी के सामने अपना रुख रख सकें। व्युनाव की तरफ से कभी भी सहयोग से इनकार नहीं हुआ, हर चीज के दस्तावेज और कानूनी ढांचे के अंदर ही चल रही है। यही परिपक्व और जिम्मेदार नेतृत्व की पहचान है। सवाल नंबर 20, ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की और इस मामले को प्रधानमंत्री, मीडिया, समाचार, बड़े चैनल और संसद भवन को घोटाले के रूप में उजागर किया। उत्तर, ईडी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति आना सिर्फ एक जांच अपडेट होता है, अंतिम निर्णय नहीं। मीडिया और राजनीतिक मंचों पर हर बड़ी कंपनी का नाम आना आम बात है, इसका मतलब ये नहीं कि वो घोटाला साबित हो गया। आज तक ना तो कोर्ट ने व्युनाव को घोटाला, स्कैम घोषित किया है और ना ही कोई अंतिम सजा सुनाई है। अगर सच में घोटाला होता तो व्युनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार सुनवाई ही नहीं करते। जो लोग कहते हैं कि ये मामला है प्रधानमंत्री, संसद भवन या बड़े चैनलों पर घोटाले के नाम पर प्रकाश डाला गया, उन्हें समझना चाहिए कि भारत में हर बड़ी कॉरपोरेट जांच समाचार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। समाचार और परीक्षण अलग चीजें हैं। व्युनाव अभी भी कानूनी ढांचे के अंदर अपनी संपत्ति,
प्रौद्योगिकी और संचालन का रिकॉर्ड पेश कर रहा है। घोटाला तब होता है जब कंपनी गायब हो जाती है, लेकिन यहाँ व्युनाव हर कदम पर सिस्टम के सामने खड़ा है। ये ही असली फर्क है।